आप सभी को नीलम का नमस्कार। आज मेरे साथ पैनल में बहुत ही खास लोग हैं। श्वेता भट्ट जो कि फिलहाल जयपुर में है पर बनारस पहुंचने वाली हैं, जूही जो कि पुणे से हैं और नित्या जो कि फिलहाल इंदौर में है। ये भी मेरे जैसे शहर शहर भटकती रहती हैं। तो जो है आज का जो विषय है वो कुछ खास विषय है। हमने इसको इंग्लिश में कहने की कोशिश की है, रीराइटिंग विदाउट लूजिंग, कैन ट्रांसलेशन स्टे ट्रू। तो अब अगर ट्रांसलेशन की हिस्ट्री में जाएं तो शायद मुझे लगता है कि सबसे पहला ट्रांसलेशन तो मनुष्य ने किया होगा, जो प्रकृति के स्वरों से, नदी की कलकल से या कोयल की कुहू कुहू से, फिर बढ़ते बढ़ते जो है पहले शायद साइन लैंग्वेज हुआ करती होगी, फिर भाषा आई होगी, परंतु अलग अलग जगह अलग अलग भाषा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक भाषा, रोमन सिविलाइजेशन में एक भाषा, और कहीं ना कहीं तो इन सब भाषाओं को मिलना था। पर मिलना इतना भी आसान नहीं था भाई, क्योंकि आज की तरह एरोप्लेन्स तो नहीं हुआ करते थे। तो सबसे पहले जो लोग गए होंगे वो शायद होंगे ट्रेडर्स, रिलीजियस मिशनरीज या एनवॉयज। जब दो राजा लड़ते होंगे तो उनके बीच जो संधि होती होगी उसके लिए कोई एम्बेसडर्स तो जाते ही होंगे, तो उनको दो भाषाएं आना बहुत जरूरी होता होगा। वैसे अभी भी कुछ जगह है जहां पे लोग इंटरैक्ट ही नहीं करने देते, जैसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो अंडमान निकोबार में है, वो अभी भी अछूता है क्योंकि वहां वो किसी को आने नहीं देते और भारतीय गवर्नमेंट ने उसे प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया है। वहां जो भी कोशिश की गई जाने की वो असफल रही, और एक बार तीन बोटमैन को उन्होंने मार दिया था और एक बहुत दूर से आए टूरिस्ट की भी उन्होंने हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो हम वापस आते हैं ट्रांसलेशन पे, और मैं अपने सभी गेस्ट को फुल स्क्रीन पे लेती हूँ। हेलो। तो मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि आपकी ट्रांसलेशन जर्नी क्या रही। नित्या, क्या आप बता सकती हैं आपने ट्रांसलेशन के क्षेत्र में क्या किया है? ना, आप बहुत टैलेंटेड है, इस ये तो हम जानते हैं, परंतु ट्रांसलेशन का विषय है तो ट्रांसलेशन की आपकी जर्नी जानना चाहती हूँ। नमस्कार सभी दर्शकों को। नीलम दी, मेरी ट्रांसलेशन की जर्नी ये कहें कि लिखते लिखते जैसे होता है ना, आपको पता नहीं होता है कि जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यात्रा ज्यादा जरूरी है। तो यात्रा तो शुरू हो गई थी, पर मंजिल का है वो पता नहीं था। शायद मंजिल ट्रांसलेशन ही थी। तो वहां तक मुझे मेरी लेखनी ने पहुंचा दिया और मैंने लिखना शुरू किया। और लिखते लिखते शुरुआत पहले अपने विचारों को सोशल मीडिया पर व्यक्त करने से हुई। फिर धीरे धीरे मैंने कविताएं लिखना शुरू किया। फिर वो पाठकों को अच्छी लगने लगी। और यहाँ एक चीज जरूर बताना चाहूंगी जो मैं हर डिस्कशन में बताती हूँ, कि मेरी लिखने की शुरुआत सिर्फ एक टाइटल सिलेक्शन से हुई थी। वो नीलम दी की बुक थी, उन्होंने टाइटल सिलेक्ट करना था। तो दैट टाइटल, आई सजेस्टेड वन टाइटल एंड इट वाज सिलेक्टेड बाय हर। तो उसने बहुत प्रोत्साहन दिया था। तो ऐसे मेरी लेखनी की शुरुआत हुई। ट्रांसलेशन की शुरुआत ऐसे हुई कि सोशल गैदरिंग्स में मैं एमसी वगैरह करती थी। वहां पर मैंने एक अनुवाद किया था एक कविता का, एक हिंदी इंग्लिश कविता है सोल्जर्स वाइफ। उसको मैंने सैनिक की पत्नी का एक हिंदी अनुवाद करके उसको वहां बोला था। तो लोगों को बहुत पसंद आई थी, सुनने वालों को बहुत अच्छी लगी और उसने रिजोनेट किया पाठकों के साथ, ज्यादातर लोगों तक पहुंची। तो इस तरह मुझे मेरी ट्रांसलेशन की जर्नी शुरू हुई और अभी तक मैं 3 बुक्स ट्रांसलेट कर चुकी और चौथी कर रही है। बहुत बढ़िया नित्या। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आपकी जर्नी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। और अब हम मुड़ते हैं जूही की तरफ। जूही,
आपकी ट्रांसलेशन जर्नी कैसी रही, कैसे शुरू हुई, कुछ बताना चाहेंगी? मैम ऐसे अगर कहा जाए तो यू हैव बीन द गाइडिंग लाइट टू ऑल ऑफ अस, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही कोइंसिडेंस है कि मुझे काफ़ी जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं आपका योगदान उनमें रहा है। और एक मेरी जर्नी रही कि लिखती में लेखन पे पहले से प्रेम है, कविताओं पे प्रेम है, सबको पढ़ती थी। और 3 भाषाएं मुझे आती है, मेरा सौभाग्य है कि इंग्लिश, हिंदी और मराठी मेरी मातृभाषा। तो मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि इंग्लिश इज़ माय लव, हिंदी इज़ माय डाइटी, माय गॉडेस, एंड मराठी माय मदर। तो तीनों भाषाओं पे, क्योंकि कभी-कभी पूछा जाता है कि बाइलिंगुअल हो, मल्टीलिंगुअल हो, तो किस पे ज़्यादा प्यार है, तो उसी का आंसर ये मैं कुछ प्रकार दिया करती हूँ। बहरहाल ट्रांसलेशन पे आते हैं तो मैंने 3 किताबें ट्रांसलेट की हैं, कुछ कविताएँ और कुछ गीत, उन पे हम बात करेंगे। ट्रांसलेशन में मुझे हमेशा ऐसा लगा कि कभी-कभी मुझे लगता था कि बंगाली लिटरेचर इतना वृहद है, तमिल लिटरेचर इतना वृहद है, जो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। और स्कूल में शरतचंद्र चैटर्जी की जो हमें स्टोरीज़ होती थी टेक्स्ट बुक्स से, आई रिमेंबर द ड्रॉट एंड मेनी अदर सच स्टोरीज़ व्हिच आर क्लोज टू आवर हार्ट। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ट्रांसलेशन कितनी अच्छी बात है कि जो मैं अगर बंगाली नहीं जानती हूँ, फिर भी मैं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि किसी ने तो हिम्मत की कि उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए। और फिर मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जिसपे मैंने इंग्लिश बुक को हिंदी में ट्रांसलेट किया, तीनों बुक्स वैसी रहीं। एक फाइनेंशियल लिटरेसी पर भी किताब आई थी जो मराठी से हिंदी में होनी थी, बट कुछ रुकावटों के चलते फिर वो मराठी से इंग्लिश हो पाई, बट हिंदी नहीं हुई। तो ये किया है। और मैंने एक बहुत दुस्साहस किया है, मैंने हनुमान चालीसा को ट्रांसक्रिएट किया है इंग्लिश में। तो वो ट्रांसक्रिएशन है बिकॉज़ उसमें मैंने थोड़ा इंटेंशन अपना अप्लाई किया है। तो इस तरह के से ट्रांसलेशन जर्नी रही है, आप सबके आशीर्वाद से अभी तक ये कर पाई हूँ और अच्छा करना चाहती हूँ। जरूर करोगी, क्योंकि आदमी जो ठान लेता है वो कर ही देता है। ऑल द बेस्ट जूही। थैंक यू। और अब हम मुड़ते हैं श्वेता की ओर। श्वेता, क्या आप बताना चाहेंगी आपकी ट्रांसलेशन जर्नी के बारे में? अभी तक आपने कितनी पुस्तक ट्रांसलेट की है और कैसे शुरुआत हुई इसकी? अभी तक मैंने 60-65 से ज्यादा किताबें ट्रांसलेट कर ली हैं, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। और पिछले प्रोफेशनली तो 2014 से शुरू किया। उसके पहले आपको पता ही है, आप यू एज जूही सेड, यू हैव बीन द गाइडिंग लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। तो बस लैंग्वेजेस के लिए प्यार था और किताबें और म्यूजिक मेरे लाइफ लाइन्स। तो बस जैसा कि नित्या जी ने कहा कि पढ़ते पढ़ते और करते करते, तो किताबें बहुत पढ़ते थे। जब स्कूल में थे तो उस समय टीवी वगैरह तो था नहीं ना हमारे जमाने में, तो बुक्स बहुत पढ़ते थे। और उसमें विमल मित्र की बुक्स पढ़ी कुछ ट्रांसलेटेड, तो मुझे लगता था कि वो कुछ फ्लो नहीं है उसमें, मतलब अनुवाद में फ्लो नहीं है, लगता था कि इट्स ट्रांसलेटेड, ओरिजिनल भाषा, मूल भाषा नहीं है वो। तो बस ऐसा ही कीड़ा दिमाग में घुसा कि कुछ सेवा की जाए भाषा की। शुरुआत हुई 2 संस्कृत किताबों से, संस्कृत से इंग्लिश में 2 बुक्स की मैंने। और उसके बाद में फिर छोटे मोटे रशियन में, मैंने रशियन में एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है, वो भी इसलिए कि लैंग्वेजेस ट्रांसलेट कर सकें, उनका लिटरेचर काफी रिच है। तो वो तो मौका मिला नहीं, लेकिन उसके बाद कुछ छुटपुट काव्य आपकी काफी स्टोरीज करी, फिर आपने मेरे बारे में लिखा तो मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली, और उसके बाद किसी ने रिकमेंड किया प्रभात प्रकाशन, और उसके बाद दैट्स हिस्ट्री। So since the last about 12 years I have been working with Prabhat Prakashan. I have translated more than 60 books for them, जिसमें से कि 50 से ज्यादा प्रकाशित भी हो चुकी हैं। मुझे सभी को बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि मेरी जो दूसरी नॉवेल थी, कैन आई हैव दिस चांस, उसका ट्रांसलेशन श्वेता ने किया था और उसका शीर्षक था जिंदगी इत्तेफाक है। ये शीर्षक श्वेता ने ही चुना था। तो वो शुरुआत थी जर्नी की। यस, इट वाज द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी। और उसके बाद में आपने उसके मेरे बारे में लिखा, और मुझे याद है राजीव रंजन थे, उन्होंने अपनी मुझे किताब दी, और उन्होंने ही मुझे लिंक भेजा प्रभात प्रकाशन का, उनको रिक्वायरमेंट थी। तो उनके लिए तो मतलब काफी बुक्स, अब कह सकते हैं कि उनके लिए तो आई एम सीनियर ट्रांसलेटर, तो
करते रहते हैं, चल रही है। होप टू कंप्लीट माय सेंचुरी सून। क्या बात है, क्या बात है। जिस दिन आप सेंचुरी पूरी करेंगी, हम आपको एक बार फिर से इस मंच पे बुलाना चाहेंगे, क्योंकि इस मंच पे वो सभी लेखक, ट्रांसलेटर सभी हरदम वेलकम रहते हैं। और जैसे कि बिल्कुल। आप तीनों ने कहा, मैंने भी सबसे पहली अपनी जिंदगी की जो नॉवल पढ़ी थी वो थी गोरा, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है, और वो मुझे स्कूल में एक प्राइज में मिली थी। तब तक मैं इतना नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था कि बंगाली लिटरेचर इंग्लिश में अवेलेबल होगा, और मुझे पढ़ के कुछ कुछ समझा था कि जिंदगी कैसी होती थी उस दौर में और बंगाल में। और अब जब मैं यहाँ आई और शांति निकेतन गई, तो मैं वो सारी चीजें वहीं से कनेक्ट कर रही थी और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी ट्रांसलेटर था, कि उसने मुझे इतनी रिच लिटरेचर से परिचय कराया। परंतु अब मेरा क्वेश्चन एक आप तीनों से ही है। सबसे पहले मैं जूही से पूछूंगी कि क्या आपने कभी एक ही स्टोरी या कविता या पूरी की पूरी बुक, प्रिफरेबली बुक को 2 भाषाओं में पढ़ा है, और उसमें क्या लगा आपको, क्या फीलिंग आई? तो मैम पढ़ा है, क्योंकि कुछ किताबें हैं जो इंडिया में बहुत, जब हम रीडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं एज अ कॉलेज क्राउड, तो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ पीयूष रहेजा हुए, प्रीति शेनॉय, चेतन भगत, इस प्रकार के जो राइटर्स कॉलेज क्राउड अट्रैक्ट होता है, उनकी किताबें मैंने 2 भाषाओं में, अमीश त्रिपाठी कह लीजिए कि आप, उनकी जो शिवा ट्रायोलॉजी है, उसकी एक किताब मैंने दोनों भाषाओं में पढ़ी है, और कुछ कविताएं भी पढ़ी हैं मैम। तो क्या इम्प्रेशन था इम्पैक्ट, आपका कि अच्छा इम्प्रेशन मैम, ट्रांसलेशन क्योंकि है, नहीं हाँ, है? मैम मुझे ऐसे लगा कि बेहतर हो सकता था एज अ रीडर, क्योंकि तब तो मेरी इतनी योग्यता नहीं थी कि मैं उन पे कोई कमेंट कर सकूं, और आज भी मैं आप सबसे इस जर्नी में बहुत पीछे हूं, तो और सीखना है। पर इतना एज अ रीडर लगा कि और बेहतर हो सकता था। पर अच्छा, मतलब एक एवरेज इम्प्रेशन मेरे ऊपर रहा, क्योंकि मैंने इंग्लिश पहले पढ़ा, वो थिंकिंग लैंग्वेज थी मेरी, तो इट केम टू मी रियली वेल। हिंदी जब हुआ उसका, तो थोड़ा मुझे लगता है कि न्याय नहीं हुआ था ट्रांसलेशन के साथ, इंडियन इंग्लिश ऑथर्स की अगर मैं पर्टिकुलरली कैटेगरी देखूं तो, और या फिर जो भी बुक्स रोड पे हम लोग को इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है बुक स्टोर्स पे। नित्या, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नित्या, आपकी, जी आप नीलम म्यूट जी। हो गई हैं। तो अभी अभी हाँ जी। तो जैसे आपने अनुवाद की बात करी और अनुवाद बेहतर हो सकता है, तो मैं भी अभी पढ़ ही रही हूँ, कई चीजें मैंने पढ़ी हैं। पर जिस चीज ने मुझे अनुवाद के रास्ते पे लाया, या जिस चीज ने मुझे लगा मुझे कि ये अनुवाद क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम व्यक्ति को उसकी समझ में आने वाली भाषा में बात करते हैं, तो उसके दिमाग में उतरती है। पर जब हम उसकी भाषा में उससे बात करते हैं, तो वो उसके दिल में उतरती है। तो हिंदी हम सबकी भाषा है, और हिंदी से मुझे बेहद प्रेम है, इसलिए मैंने अनुवाद के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हिंदी में ज्यादा पाठकों तक पहुंच सकती हैं। और एक मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा था, मुझे कंफर्म नहीं है कि किसने किया है, पर ये बहुत सुंदर ट्रांसलेशन है कविता का। मैंने ज्यादातर कविताओं के ही अनुवाद पढ़े हैं, तो ओरिजिनल लाइंस हैं जो आई एम श्योर बहुत से लोगों को मोटिवेट करती हैं। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जी, तो इसका हिंदी अनुवाद है, शायद बच्चन जी ने किया है, मुझे कंफर्म नहीं है, बट मुझे बहुत खूबसूरत लगा था इसका अनुवाद। गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। तो जो वही बात है, जो साधारण सी बात है जो इंग्लिश में कही गई है, पर
जब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ तो मुझे गूज़बम्प्स होते हैं, क्योंकि वो मेरी भाषा है। हाँ। तो इसलिए ऐसी चीजें जो है मुझे बहुत प्रेरित करती हैं, और ये बहुत बेहतर लिखा गया है। और मैं कुछ और पढ़ रही हूँ, और अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं किसी को जज कर सकूं, मैं सीख रही हूँ। तो ये है मेरा इस पे विचार। श्वेता, अनुवाद की सफर। आपने इतनी सारी पुस्तकें कर ली, 62 जी। पुस्तकें, वाह! तो आपका एग्जैक्ट क्या काउंट पता अनुभव नहीं मुझे। रहा उससे पहले? सॉरी, उससे पहले आपका क्या अनुभव था? आपको क्या लगा कि जो और लोग ट्रांसलेट कर रहे थे वो सही थे, इस पैमाने में सही थे? मैंने अनुवाद बहुत सारे नहीं पढ़े हैं, क्योंकि मैं जब पढ़ती थी तो मैं आचार्य चतुर्सेन, अमृतलाल नागर, हरिवंश राय बच्चन जैसे मतलब जो एकदम उनको पढ़ा है, तो वो भाषा तो एकदम शुद्ध होती ही थी। अनुवाद मैंने बहुत सारे तो नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़, बस 2-4 जो पढ़े हैं, तो बस वही कि अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि वो लगे ना कि अनुवाद है। बिल्कुल सही अनुवाद को कहा। अनुवाद लगना नहीं चाहिए, ये उसकी सफलता है। तो आपको क्या लगता है, ट्रांसलेशन साइंस है कि आर्ट है? आर्ट है, मेरे हिसाब से तो आर्ट है। नित्या? जो साइंस अगर है तो टेक्निकल हो सकता है, बट मेरे लिए तो आर्ट है। नित्या, आपके लिए क्या है, साइंस या आर्ट? देखिए, ट्रांसलेशन शब्दानुवाद नहीं होना चाहिए, आपकी आवाज थोड़ी सी, अगर ट्रांसलेशन, जी अभी ठीक है आवाज? हाँ अब ठीक है जी। कहिए। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि शब्दानुवाद और भावानुवाद दो अलग अलग चीजें हैं। शब्द भाषा में पाठकों तक सीधा सीधा पहुंचे, तो भावानुवाद ज्यादा जरूरी है। और अगर भाव आर्ट है, कला है, तो मैं इसको आर्ट ही मानूंगी। जूही? मैम, अगर ठीक से समझ पाई हो तो ट्रांसलेशंस बहुत टाइप के होते हैं। तो एक लिटरली ट्रांसलेशन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग लिटरली ट्रांसलेशन को बात कर रहे हैं टॉपिक के अंदर। बट अगर आप टेक्निकल ट्रांसलेशन देखें तो मुझे लगता है साइंस भी है, क्योंकि वहां पर फिर आपको दोनों भाषाओं का टेक्निकल टर्म्स भी पता होने चाहिए और एक टेक्निक भी होना चाहिए टू राइट। सो एक मैकेनिज्म, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट भी होता है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, दर्शक इससे रिलेट करेंगे कि हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं या हम कोई शैम्पू या किसी चीज को खरीदते हैं एक कोई पॉपुलर ब्रांड के, तो काफी भाषाओं में लिखा होता है डायरेक्शन टू यूज, उसके प्रोडक्ट्स, उसका इंग्रेडिएंट। तो जब ये टेक्निकल राइटिंग होती है, बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल आप सबके लिए, और लेडीज तो बहुत अच्छे से रिलेट करेंगी। MBA में मैंने एक पढ़ा था कि मार्केटिंग में केस स्टडी था कि सऊदी अरेबिया में फेयर एंड लवली करके क्रीम आया करता था, जिसने अपना एडवर्टीजमेंट लगाया। और जैसे कि वो अपना शेड कार्ड पहले लगाते थे, डार्कर टू लाइटर शेड, ऐसा उनका एड होता था। और लगा दिया अरबी में उन्होंने वहां पर। एक भी प्रोडक्ट सेल बहुत कम हुई उनकी, बहुत गिरावट आई। तो जब कस्टमर सर्वे हुआ तो उनको पता चला, क्योंकि वो लोग राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, तो वहां की लड़कियों को या औरतों को लगा कि वो काली हो जाएंगी। और तो देखिए कि जब टेक्निक साइंस की बात आती है तो हमें कस्टमर कौन है, जैसे कि नित्या मैम ने बोला कि उस व्यक्ति की भावनात्मक भाषा कौन सी है, उससे हम कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। अगर मैं बात करने जाऊं कि अगर मैं किसी संस्कृत के जानकार से, श्वेता मैम यहाँ पे बैठी हुई है, बात करने जाऊं तो उनसे वो रिलेट करेंगी। बट अगर जैसे कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी होगी, तो मुझे लगता है कि एज अ पोएट उनके मन में वही रहा होगा कि एक आम जनता को क्लिष्ट वाल्मीकि रामायण कैसे प्रस्तुत की जाए, और जो जनमानस की बोली हो, वही मराठी में हुआ है संत तुकाराम। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा साइंस भी है, आर्ट तो है ही, आर्ट के बिना आर्ट ही साइंस है शायद। तो हम कह सकते हैं दोनों है। हाँ, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुल मिला और के एक बात और होती है ना कि बुक कौन सी है, मतलब एक होती है फिक्शन, नॉन फिक्शन।
और टेक्निकल। Correct. जैसे मुझे शेयर मार्केट Correct. के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, मतलब आई एम निल, लेकिन मैंने 4 बुक्स कर ली, उसमें से 2 बेस्ट सेलर्स हैं। बेस्ट सेलर हाँ. हो गई, अनुवादित जो है उनका जो वर्जन है वो बेस्ट सेलर है। तो उसमें मैंने कोई अपने भाव नहीं डाले, क्योंकि उसमें डाल भी नहीं सकते थे, इट्स प्योर साइंस, वो तो बिल्कुल लिटरली एक तरह से हुआ, उसमें आप अपने सेंटिमेंट्स क्या डालोगे। जी. So that depends. मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है, मेरा एक यहाँ आपसे क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि आपने इस फाइनेंशियल बुक का ट्रांसलेशन किया, तो क्या आपको फाइनेंस जानना भी उतना जरूरी था, या कुछ पढ़ा आपने उसके बारे में, या थोड़ा बहुत ऐसे करना ही पड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ चीजों के बारे में जैसे जानकारी तो हासिल की, थोड़ी रिसर्च भी करनी पड़ी अपने काम को परफेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि जब तक उसके आपको मीनिंग पता नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं कि 4-5 बुक्स करने के बाद थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है शेयर मार्केट के बारे में और इसके बारे में। तो यस, यू हैव टू रिसर्च इफ यू वांट योर वर्क टू बी परफेक्ट, वरना करने को तो क्या है, आप दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है टाइप का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती, मैं उसमें थोड़ा अपना फीलिंग डालती हूँ। और अगर फिक्शन कर रहे हैं आप और उसमें कन्वर्सेशंस भी हैं, तो आई प्रेफर कि कन्वर्सेशन जो है वो उस भाषा में हो जो आपका बैकग्राउंड, अगर वो बिहार का बैकग्राउंड है, यूपी का बैकग्राउंड है, तो उसमें थोड़ा सा वो टच आए। तो कुल मिला ये के मेरा आप ट्रांसलेशन का जो हम सीधा साधा मतलब समझ रहे थे, जैसे गूगल ट्रांसलेशन समझता है कि इंग्लिश से हिंदी कर दिया या हिंदी से इंग्लिश कर दिया, उतना आसान नहीं है ट्रांसलेशन। नहीं है, बिल्कुल नहीं ट्रांसलेशन है। के नहीं जो है। अब आयाम आए कि ट्रांसलेशन साइंस भी है, ट्रांसलेशन आर्ट भी है, और ट्रांसलेशन में रिसर्च की भी जरूरत होती है। तो हमारा जो है कैनवास बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन नित्या से। नित्या, आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक ट्रांसलेशन के दौरान? एक तो जो राइटर अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहता है वो वैसा ही पहुंचे, क्योंकि कई बार और राइटर भी कन्विंस होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारा थॉट प्रोसेस जो है जिस हिसाब से हम कर रहे हैं वो शायद राइटर और ट्रांसलेटर दोनों को एक पायदान पर होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को पाठकों तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि जो राइटर जिस भावों से लिखता है उसको वैसे की वैसे ही अगर पाठकों तक ना पहुंचे तो राइटर को भी संतुष्टि नहीं होती। तो एक तो वो बहुत जरूरी है, और दूसरा ये बहुत जरूरी है कि भाषा का एकदम अगर हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उसका भाव ना खो जाए। जैसे मैंने पहले भी भावों की बात की, तो ट्रांसलेशन करते समय भाव ना खो जाए, क्योंकि कई बार ट्रांसलेशन करते समय अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो वो उसमें बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार सेंटेंस की रीफ्रेमिंग ऐसी होती है कि आपने तो उसको बहुत अच्छे से इंग्लिश में कोई चीज लिखी हुई है, पर आप जब उसको हिंदी में कर रहे हो तो उसका कुछ अलग ही अर्थ निकल के आ रहा है। तो वो पूरा पैराग्राफ या पूरा वो सिनेरियो ही चेंज करना पड़ता है जस्ट टू पुट द राइट पर्सपेक्टिव इन फ्रंट ऑफ रीडर्स। सो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट दिस। तो आपने एक बात कही कि राइटर और ट्रांसलेटर के बीच अच्छी ट्यूनिंग होनी चाहिए। तो जूही, क्या और जो जूही, आपसे ये प्रश्न है कि क्या हरदम आपकी राइटर से बातचीत हुई जब भी आपने ट्रांसलेशन किया, और क्या आपकी कभी खटपट हुई? जी मैम, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल हुई। और जैसे कि एक तो थोड़ा सा नेचर मेरा वैसा है कि मैं बोल देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पर एक ट्रस्ट दिखाया है कि ये ट्रांसलेशन कर सकती है, तो मेरा एक दायित्व भी बनता है कि मैं उनको बताऊं कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। तो कभी कभी क्या हो जाता है, क्योंकि कोई जब किताब लिखता है, एज अ पोएट जानती हूँ, एज अ पब्लिश्ड ऑथर जानती हूँ कि हर किताब उनके लिए बहुत खास होती है। वो अपनी एक फैमिली मेंबर जैसी होती है, जिसको उन्होंने कंसीव किया, जो अपना बच्चा है उस प्रकार से। और जब उस किताब को कोई और ट्रांसलेट करने जाता है तो उसमें राइटर को थोड़ा सा एक मनमुटाव हो सकता है। एक आध बार हुआ जब मैंने उनको कुछ समझाने की कोशिश की कि आपने ऐसे लिखा है
ये अंग्रेजी में शायद ठीक ठाक रहे, बट जब मैं हिंदी में करने जाऊं तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो एक हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट जिसको आप कह सकते हैं वो हुआ. फिर we came to terms, and then the person, when they saw the final output, they agreed to it. When I say they, there was editor involved from the previous book. मैंने उस किताब को 2-4 बार एक पाठक के तौर पे पहले बहुत बार पढ़ा. उसके बाद मैंने एज अ ट्रांसलेशन शुरू किया. मैं एकदम से उस पर नहीं आई. तो हाँ, राइटर और ट्रांसलेटर के बीच में केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है, और एक पेज पे नहीं है तो बहुत मुश्किल आ सकती है, क्योंकि तो हम अपने अपने श्वेता, पर्सपेक्टिव लेके आ सकते हैं. श्वेता, अगला प्रश्न आपसे कि क्या आपकी हरदम राइटर से बात हुई, मुलाकात हुई, या बिना मुलाकात हुए भी आपने ट्रांसलेशन किए हैं? नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट राइटर से तो डील नहीं करती. मैं तो प्रभात प्रकाशन के लिए करती हूँ, तो वो ही मुझे भेजते हैं. लेकिन हाँ, उसमें कभी कभी कोई राइटर्स, अब जैसे कुछ बुक्स तो ऐसे राइटर्स की हैं, इंटरनेशनल बेस्टसेलर, नेपोलियन हिल, डेल कार्नेगी, वो है नहीं दुनिया में. बट जो इंडियन ऑथर्स हैं, उसपे कुछ लोग पर्टिकुलर होते हैं. जैसे अपने एक IAS ऑफिसर हैं, मिस्टर पार्थसारथी शर्मा, तो उन्होंने 4 बुक्स अब ट्रांसलेट करवाई हैं, उसमें से 3 मैंने की है. सो ही वाज वेरी पर्टिकुलर ऑफ द फर्स्ट बुक कि श्वेता जी ही मेरा करें. और 1-2 जगह और लोगों ने ऐसे किया है कि मतलब मुझसे डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट मेरा कोई किसी से नहीं होता. अगर वो लोग मांगते भी हैं, एक सैंपल ट्रांसलेशन मांगते भी हैं, तो वो उन्हीं के थ्रू जाता है. तो आपका खटपिट होने का कोई सवाल नहीं? मेरा खटपट होने का कोई सवाल नहीं है. मैं तो इसी में खुश हूँ कि अगर कोई ऑथर चाहता है, मेरा नाम लेके कहता है कि यही मेरी करें, तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन वाली बात है. मीन्स वो खुश है हमसे. ओके. तो यहाँ कुल इस जो हमारा जो प्रश्न था उससे निकल के आ रहा है कि कभी कभी तो राइटर से इंटरेक्शन होता है, कभी कभी नहीं होता है, और अगर हो तो कभी कभी मतभेद भी हो सकते हैं, परंतु दोनों अपना एंगल समझाएं, बात करके बनाएं तो और भी अच्छा उसका जो फाइनल स्वरूप है वो निकल सकता है. तो Exactly. क्या आप तीनों में से किसी ने खुद अपना कुछ लिखा हुआ ट्रांसलेट किया है? नित्या? नहीं. अपनी कविताएं की है? नहीं, मैंने किया है. मैंने किया है. और आपने किया है, आपने सब कुछ किया है. मैंने किया है, पर मुझे जो है अल्टीमेटली जब मैं कर रही थी, मैंने 2 किताबें की है अपनी ट्रांसलेट, मैं बहुत बोर हो गई और मुझे लगा कि ये मेरा कॉलिंग नहीं है ट्रांसलेशन. और जो है, हालांकि ठीक है, मैं अपने भाव तो बहुत अच्छे से समझ जाऊंगी नेचुरली, पर मैं बोर हो जाती थी. तो जो है मैंने बंद कर दिया ट्रांसलेशन करना. तो हर एक की कॉलिंग अलग अलग होती है. किसी Exactly. की सिर्फ राइटिंग की होती है, किसी की सिर्फ ट्रांसलेशन की होती है, किसी की दोनों की होती है. मुझे लगता है श्वेता सिर्फ ट्रांसलेशन करती हैं, जितना मैं जानती हूँ. मुझसे कई लोगों ने बोला कि आप इतनी किताबों का अनुवाद कर चुकी हैं, तो आपको खुद लिखना चाहिए. इवन पीयूष जी, जो प्रभात प्रकाशन के हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने भी मुझसे कहा था. लेकिन मुझे इसमें मजा आता है, और मेरे लिए एक चुनौती होती है. एक अच्छी बुक का अनुवाद कर पाना मेरे लिए चुनौती है, क्योंकि उसको ठीक है, वो विचार मेरे नहीं होते, वो सब्जेक्ट मेरा नहीं होता, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरा ही काम होता है, मेरा क्रिएशन होता है. अब ये कोई समझे या ना समझे, इसलिए कभी कभी लगता है कि यहाँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये कहना जरूर चाहूंगी कि ट्रांसलेटर्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, और उतना एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए. अब आप एक ऑथर है, उन्होंने आपसे अनुवाद कराया, उन्होंने आभार का पृष्ठ पूरा 1 पेज लिखा, किसने उनको चाय पिलाई, किसने उनकी किताब का एडिटिंग की, किसने उनको नाश्ता कराया, या कोई उनके साथ रात को जागा, उस सबका आभार प्रकट करेंगे, लेकिन अनुवादक का नहीं करेंगे. तो ये थोड़ा सा इनजस्टिस लगती है मुझे. बिल्कुल सही कहा आपने. मेरी एक फ्रेंड को तो इतना गुस्सा आया था कि उसने पूरी इतनी मेहनत से बुक ट्रांसलेट की है, एंड उसने बहुत कम कॉस्ट पे एग्री किया था ट्रांसलेट करने का, और परंतु जो है ऑथर ने कहीं भी उसका नाम नहीं लिखा था.
हाँ। जबकि हमारे जैसे लेखक कोशिश करते हैं कि अगर कोशिश क्या करते हैं, एंश्योर करते हैं कि अगर किसी ने ट्रांसलेट किया है तो उसका नाम कवर पेज पे होना चाहिए। और मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मनी इज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, लेकिन दैट इज इट इज मतलब इट्स नॉट द ओनली थिंग दैट्स इम्पोर्टेंट। एक इस लेवल पे आने के बाद में लगता है कि लोग हमें जाने। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इनवाइट किया और हमें अपनी बात कहने का मौका दिया। सो थैंक यू नीलम। अरे इट्स माय प्लेजर। आप हमेशा सबको प्रोत्साहित करती हैं वैसे। नित्या एंड जूही, मतलब मैं नीलम को जानते हुए मुझे करीब 12-14 साल हो गए, बट वी हैव नेवर मेट, लेकिन शी हैज ऑलवेज बीन एट द बैकग्राउंड, सपोर्टिंग मी एंड एनकरेजिंग मी। कभी मुलाकात नहीं हुई, हमारी पहली मुलाकात है वो भी वर्चुअल। दैट्स लाइफ। और जब दिल मिल जाते हैं तो मुलाकात भी हो जाती है। एक मेरी सुनसान पहाड़ी पे नित्या से मुलाकात हुई थी। मैं तब चैल में घूम रही थी और इसने मेरी फोटो देखी और मुझे तुरंत मैसेज किया, दी आपको मेरे से मिलते हुए जाना है। और ये एक सुनसान पहाड़ी पे रहती थी और मैं इनके साथ करीब 45 मिनट व्यतीत कर पाई। तो जब दिल मिल जाते हैं तो आगे की बातें तो होती ही हैं। और श्वेता, मुझे भी आपसे मिलने की बहुत बेकरारी है और कभी ना कभी हम जरूर मिलेंगे। परंतु यहाँ हमारे जो है जो लोग हैं, हमारी ऑडियंस है, तो वो ये भी जरूर जानना चाहेगी कि अगर वो अपनी पुस्तक ट्रांसलेट करना चाहे तो ट्रांसलेटर की किस किस बातों पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अब आप लोग एक्सपीरियंस है तो शायद आप बता सकते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन सबसे पहले जूही से करूंगी। मैम कोशिश करें कि उस ट्रांसलेटर का कुछ काम आप पहले पढ़ लें एक तो, और दूसरा मेरा सुझाव रहेगा कि जो ट्रांसलेटर है उस जिस विधा में लिखता है उसका पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए और भाषाओं पे कितनी पकड़ है। क्योंकि कितनी बार कैसे होता है कि मेरा एक अपना स्टाइल है लिखने का, सामने वाले राइटर का अलग स्टाइल है, और कुछ बातों पे जैसे कुछ सोशल पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिनकी मैं बात कर रही थी। हम अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं, वी कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो हमारे सोचने का तरीका वैसा हो जाता है। हाँ, तो हो सकता है कि इसी बात पे अनूप जलान ने इसी बात पे एक क्वेश्चन किया था। हाँ, कि क्या कल्चर का भी ट्रांसलेशन हो सकता है। तो मैम हाँ, मेरा क्या, हाँ मतलब कभी कभी जैसे भाव तो प्रधान होने चाहिए, नित्या मैम ने जैसे बोला, पर ना ट्रांसलेटर को ये याद रखना चाहिए कि वो उस राइटर की मौलिक रचना का अनुवाद कर रहा है, तो अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा बैक बर्नर पे रखा जा सकता है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो एक अच्छा ट्रांसलेटर अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो हम तीनों तो है ही, पर और भी अगर आप सोचना चाहते हैं, सो ऑफन आई एम पिचिंग, सो अगर करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए कि जिस भाषा से आप करना चाहते हैं उन दोनों भाषाओं पे उस राइटर की या उस ट्रांसलेटर की कैसी पकड़ है, पकड़ कैसी है, वो कितना पढ़ता है, क्या काम उसने किया है। बातचीत या कुछ पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा और फिर आप उनको अप्रोच करें ट्रांसलेशन के लिए। तो काफी अब टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी कंपनियां भी ट्रांसलेशन को एज अ करियर ले रही हैं, तो इतना मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सही बात कही जूही ने कि ट्रांसलेटर की दोनों भाषाओं पे पकड़ कैसी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने देखा और मैंने देखा कुछ लोगों की भाषाओं पे सच बहुत अच्छी पकड़ होती है। अभी यहाँ पे हमारे बीच अंशु शर्मा जी मौजूद है, तो उन्होंने एक साक्षात्कार लिया था, बबली जी थी शायद, तो वो पॉलीग्लॉट है, तो वो कई भाषाओं में ट्रांसलेशन करती है। तो कुछ लोगों के लिए बहुत आसान रहता है। अब मैं देखती हूँ कि मैं धीरे धीरे करके 10-12 लाइनें बंगाली में बोलना शुरू कर लिया है मैंने। तो कुछ लोगों को वो बहुत नॉर्मल लगता है, जैसे मैं भी इंग्लिश हिंदी मराठी जानती हूँ, परंतु कुछ लोगों को बहुत नॉर्मल लगता है कि ये भाषा आती है तो ये भी आ जाएगी। तो मुझे लगता है ऐसे लोग अगर ट्रांसलेशन में इंटरेस्टेड है तो वो नेचुरली ज्यादा अच्छा जस्टिस कर पाएंगे शायद। पर इसके बारे में नित्या के विचार हम जानना चाहेंगे। पहले तो नीलम दी, जो आपने कल्चर की बात की,
कि क्या अभी आ रही है आवाज? जी जी हाँ जी, आ रही। जो अभी हमने कल्चर की बात की अभी आपने, तो आपने पूछा कि क्या कल्चर का ट्रांसलेशन हो सकता है। तो कल्चर को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? भाषा। तो या तो संगीत है, या भाषा है, या आपका रहन सहन है, या आपके कपड़े हैं, तो वो आपके कल्चर को या आपकी संस्कृति को दर्शाते हैं। और सबसे ज्यादा जो व्यक्त करने का माध्यम है जिससे लोग रिलेट कर पाते हैं, वो है भाषा। बोलकर ही यूजुअली आप व्यक्त करते हैं, या पता चलता है कि आपकी संस्कृति कैसी है, आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या किस कल्चर को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर एक अनुवादक की बहुत महत्वपूर्ण उपस्थिति होती है। और दूसरी जो आपने बात करी कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक ट्रांसलेटर में, भाषा की पकड़, तो जैसे जूही ने बहुत सही बताया कि भाषा में पकड़ होनी चाहिए। और मुझे एक चीज और लगती है कि भाषा में पकड़ होने के साथ साथ ही और शी शुड एंजॉय बोथ द लैंग्वेजेस। बायस्डनेस जो हो जाती है कई बार, दैट शुड नॉट बी। तभी वो ईमानदारी झलकती है जब आप अनुवाद आप तो हमारी आता है सामने। एक बात तो निकल वो के आई वो कि होना चाहिए अपने किसी भी कार्य के लिए भी जरूरी है, पर अनुवादक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये। तो हमारी एक बात निकल के आई कि ट्रांसलेटर को दोनों भाषाएं पसंद होनी चाहिए। दूसरी बात निकल के आई कि ट्रांसलेटर को दोनों ही भाषा से मोहब्बत होनी चाहिए। और अब मोहब्बत हम होनी बढ़ते चाहिए, ये हैं बहुत जरूरी है। तो अब हम बढ़ते हैं श्वेता की ओर। श्वेता, आप क्या कहना चाहेंगी कि अच्छा ट्रांसलेटर अगर किसी को चुनना है, जैसे मुझे चुनना है, तो मैं किन बातों का ख्याल रखूं? बस यही खास बातें तो इन दोनों ने कही दी, नित्या ने और जूही ने। भाषा पे पकड़ और हाँ, मोहब्बत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भाषा से प्यार होना बहुत जरूरी है। जिस भाषा तो से आप कर रहे हैं और जिस भाषा में आप कर रहे हैं, दोनों से प्यार होना बहुत जरूरी है। और एक जुनून होना चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं आपको उससे भी प्यार, मतलब सिर्फ अनुवाद करना है इसलिए नहीं करना है। अनुवाद करना है क्योंकि मुझे अनुवाद करना पसंद है। ये तो हर काम पे लागू होता है। आप जो काम कर रहे हैं आपको उससे भी प्यार होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने श्वेता। तो अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या ट्रांसलेटर्स को मॉनेटरी जस्टिस मिलता है? क्योंकि जैसे अभी हमारी पिछली कुछ चर्चा में निकल के आया कि अक्सर जो है ट्रांसलेटर को इतना महत्व ही नहीं दिया जाता कि उसका नाम लिखा जाए, पर क्या उसको मॉनेटरीली प्रॉपर कॉम्पेंसेशन मिलता है? जो कहा गया है वो मिलता है? जी मैम, मेरा अनुभव थोड़ा कम है इसमें क्षेत्र में, श्वेता मैम ज़्यादा बता पाएंगी। पर अगर मुझे जो समझ आया कि अगर आप अच्छी ऑथर के साथ, पब्लिकेशन के साथ काम कर रहे हैं तो एक अच्छा मोनेटाइजेशन भी मिलेगा आपको। जहाँ तक एक रहता है कि हमारे यहाँ कुछ एक स्टैंडर्ड किसी ने तो चलाया है कि 0.75 पैसा टू 2 रुपीज 3 रुपीज पर वर्ड, ये कुछ कॉस्ट मार्केट में है, तो मिल जाता है। हाँ, रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कि मैम ने कहा कि कवर पेज पे तो अभी तक नाम मैंने बहुत कम देखा है, अंदर कहीं तो एक लाइन मेरी आभार 2 प्रदर्शन पुस्तक की है। ट्रांसलेट हुई है, दोनों पे नाम है। अच्छा एक श्वेता ने की मैम, है, वो एक ऋतु रत्नाकर ने की है। इट इज नहीं, यू आपके बिकॉज किताब पीपल में तो लाइक है। यू जेन्युइनली डू इट, राइट। अभी ऐसे हो जाता है कि ऑथर को, जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी हम जब प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं या कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी क्रिएटिव करते हैं, हम उससे इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि हम किसी और का नाम वहां देखना नहीं चाहते, चाहे उसने उतनी ही मेहनत वहां की है। श्वेता जी ने जैसे बताया कि जब ट्रांसलेशन करते हैं, सब लोग मानेंगे, सहमत होंगे मुझसे कि पूरी जी जान लगा के हम उसे फिर से लिखते, पूरा लिखते हैं। कभी भी वो ऐसे हमारा नहीं होता इमोशन है कि होता है, लिटरल बिल्कुल। ट्रांसलेशन है, शब्द शब्द ट्रांसलेशन नहीं होता है। थॉट शायद उनका है, आइडिया कॉन्सेप्ट शायद उनका है, पर रचना फिर से पूरी लिखी जाती है। तो भाषा जितना हमारी मैं है, देख पाई हूँ बिल्कुल। मिलता है, अनलेस यू वर्क विद अ गुड राइटर, सम पीपल लाइक यू नीलम मैम, या फिर अच्छे पब्लिकेशन के साथ। अगर दुर्भाग्य से किसी के साथ ऐसे के साथ काम करें जो नहीं देना चाहता आपको आभार, तो नहीं मिलता है। नित्या, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मॉनेटरी स्पेसिफिकली?
जी, मॉनेटरी तो मैं अपने आप को फिर सौभाग्यशाली मानूंगी कि मैंने अभी तक जितनी भी किताबें की हैं, मुझे जितना मिलना चाहिए था, मेरी मेहनत का फल मॉनेटरी वो मिला है। तो जूही ने बिल्कुल सही बात करी कि आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, दैट रियली मैटर्स। और टचवुड, भगवान की कृपा है, माँ शारदा की कृपा है कि लोग अच्छे मिले हैं और जो काम किया है वो उसका जितना फल मिलना चाहिए, मेहनत और क्रेडिट, दोनों चीजें मिली है मुझे। श्वेता, आपका तो मुझे लगता है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस बारे में। मैंने तो हाँ, तो 14 साल से तो मैं प्रभात प्रकाशन के लिए ही काम कर रही हूँ, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और है ना कि अब जैसे उनके लिए काम किया तो कोई डेडलाइन उसमें उतनी यूजुअली नहीं होती। आप आराम से काम कर रहे हैं, वो आपको टाइम दे रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई मतलब समय सीमा का भार नहीं है आपके सिर पे, तो आपको टेंशन नहीं है, आप तनाव मुक्त होकर काम कर रहे हैं। वंस इन अ व्हाइल ठीक है, किसी किताब में रहा तो मैंने देखा, मैंने लिंक्डइन में भी डाला, मैंने वहां से मुझे कुछ ऑफर्स आए तो मैंने कंसिडर किया। वहां डेफिनेटली पैसे ज्यादा थे, बट जो उनका कॉन्ट्रैक्ट का वो कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, फिर आपका ये इतनी डेडलाइन है, तो बीइंग हाउसवाइफ्स हम लोग के लिए थोड़ा ये मुश्किल होता। इसलिए मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं जितना काम करती हूँ मुझे लगता है मेरे लिए इतना काफी है और ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। ऑफ कोर्स और मिले तो बुरा किसको लगता है, लेकिन हाँ, एक्नॉलेजमेंट और आभार ये थोड़ा सा इसके लिए शिकायत तो है। तो आप अगर खाना मैं भी बनाते हैं घर में तो आप उम्मीद करते हैं ना कि कोई तारीफ करे कि हाँ आज खाना अच्छा बना है। नहीं, तो अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से पुट अप करूंगी कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्वेता, आपको आदर सम्मान मिलना या पैसे मिलना? आदर सम्मान तो नहीं कहेंगे, हाँ मतलब एक्नॉलेजमेंट कह सकते हैं, थोड़ा सा स्वीकृति, थोड़ा सा तारीफ, थोड़ी सी प्रशंसा। हाँ, मेरे ख्याल से वो ज्यादा प्रशंसा नहीं, प्रशंसा लायक काम हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन हाँ, अगर है प्रशंसा लायक काम है तो आप किसको ज्यादा महत्व देंगी कि आपको प्रशंसा मिली कि नहीं, कि आपको पैसे मिले कि नहीं? प्रशंसा मिली कि नहीं, एक्नॉलेज किया गया कि नहीं मेरा काम, मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नित्या? जी, मुझे ऐसा लगता है कि लेखक लिखना ही शुरू करता है प्रशंसा या एक्नॉलेजमेंट के लिए, तो वो जरूरी है, पर हाँ, यू कांट नेग्लेक्ट द मॉनेटरी बेनिफिट ऑल्सो। यस, ऑफ वो कोर्स, भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पर आपको ये बजर राउंड हाँ, है, आपको बजर राउंड है, इसमें एंड नहीं अलाउड है। एक आंसर देना है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये। तो फिर तो मैं ये बोलूं, नित्या शायद फ्रीज हो गई, तो जूही तब तक आप बताएं, आप मैम एक उत्तर नो डाउट, अनडाउटेडली क्रेडिट मैम। नाम मतलब वहां पर क्रेडिट होना चाहिए, जैसे कि मैम ने कहा कि एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि अनुवादित जूही गुप्ते, उतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मनी विल फ्लो इन, अगर काम किया है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिल जाएगा, पर क्रेडिट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो गोस्ट राइटिंग वाला कॉन्सेप्ट है शायद मैं अभी तक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ। नहीं होता है, क्योंकि आप अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जा करके अगर आप किताब का किसी का रिव्यू आप देख रहे हैं, हमने मेरी एक किताब का रिव्यू था, बहुत उसमें उसकी काफी तारीफ हुई थी और काफी अच्छा उसका मिला था, लेकिन वो किसको पता है कि किसने किया है? वो हिंदी वर्जन मेरा है, वो मेरा क्रिएशन है और किसी को पता भी नहीं कि वो मैंने किया है। ये चीज अब इस स्टेज पे आके थोड़ी तकलीफ देती है, खलती है, अब खलती है। तो नित्या, आपका आंसर हम नहीं सुन पाए थे कि आपके लिए एक चीज बोली जाए तो क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नित्या का वीडियो ही ऑफ हो गया। जब भी उससे पूछ रही हो ये क्वेश्चन, उसका वीडियो ऑफ हो जाता है, कभी ऑडियो ऑफ हो जाता है, कभी वो फ्रीज हो जाती है। तो नित्या, आप बता ही दो कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनता जवाब चाहती है। जनता जवाब चाहती है, पर नित्या जवाब देने को तैयार नहीं है। और बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। हाँ, बताओ। मेरा इंटरनेट मुझे धोखा दे रहा है, शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। क्वेश्चन भी मेरे से मिस हुआ, प्लीज अगर कोई रिपीट कर पाए तो प्लीज। हम वही क्वेश्चन पे अटके हैं, लटके हैं।
खा रहे झट पैसा या प्रशंसा। जी जी जी, तो मैं बोलूंगी क्रेडिट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्नॉलेजमेंट या पैसा? नहीं, क्रेडिट ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब शायद कुछ पब्लिशर्स सुन रहे हो और हम लोगों की ये बात उन तक पहुंच जाए, क्या पता। तो अब हम आखिरी परंतु सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले गूगल ट्रांसलेट आया, फिर अब चैट जीपीटी और न जाने कितने सारे एआई टूल्स आ गए हैं। तो इनके चलते ट्रांसलेशन में क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है नित्या से। जी देखिए, एआई हेल्प कर सकता है, आई एम श्योर कि एआई का जो काम है पर वो रिप्लेस नहीं कर सकता, ये तय बात है। काम को इजी, जैसे आप हर चीज को आसान बनाने के, मशीन का काम होता है हर चीज को आसान बनाना, आपके काम को आसान बनाना, तो मे भी वो काम को आसान बना सकता है, पर जो कला है वो कला तो अनुवादक की ही है। वही तो ट्रांसलेट या चैट जीपीटी या कोई और एआई, लिटरल ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा, पर उसका जो भाव बना के रखना है, उसकी जो खूबसूरती है, उसका जो एहसास है, जो पाठकों तक पहुंचाना है, वो तो अनुवादक का ही काम है। तो आई एम श्योर कि बाकी लोग भी शायद सहमत हो इस बात से कि एआई हेल्प कर सकता है पर रिप्लेस नहीं कर सकता ह्यूमन टच को। नॉट तो नित्या का नेट फिर से बैठ गया। तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे श्वेता से। हाँ, तो जैसे नित्या कह रही हैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं कि वो मानवीय संवेदना कहाँ से लाएगा, एआई हो या वो चैट जीपीटी हो, वो तो हम ही ला सकते हैं ना, ह्यूमन टच। तो क्या आई डोंट थिंक आसान, डेफिनेटली वो आसान कर सकता है काम, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकता। आई अग्री विद यू। तो क्या आप चैट जीपीटी टूल को इस्तेमाल करना चाहेंगी आपके ट्रांसलेशन के प्रिलिमिनरी राउंड में? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी मैंने कई बार बोला कि ट्रांसलेशन अनुवाद करना मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, मेरा प्यार है, तो उसमें मैं मशीन से ज्यादा खुद पे विश्वास करूंगी। हाँ, हेल्प डेफिनेटली कहीं पे तो हेल्प लेनी ही पड़ती है। गूगल ट्रांसलेट से भी कभी कभी हेल्प तो हम लोग लेते ही हैं, आखिर अंग्रेजी हमारी भाषा है नहीं, तो कभी कोई शब्द पे तो अटकते ही हैं, लेकिन बस उतना तक। जैसे स्कूल में डिक्शनरी का यूज करते थे उस तरह से, उसके अलावा नहीं। अनुवाद मेरा अनुवाद मेरा अपना होता है। जो भार्गव डिक्शनरी हुआ करती थी, अंग्रेजी टू हिंदी, ब्लू एंड व्हाइट कवर, एग्जैक्टली शायद हम सबने यूज किए है। सबने, और वो स्कूल के बुक्स के साथ में वो जबरदस्ती हर साल पकड़ाई जाती थी, तो बहुत सारी इकट्ठा भी हो गई थी। नहीं, हमारा स्कूल तो बड़ा ये था, स्ट्रिक्ट था कि हमको अंग्रेजी पीरियड में हिंदी बोलना अलाउड नहीं था, हिंदी पीरियड में अंग्रेजी और मराठी पीरियड में कोई और भी भाषा। तो हम लोग जो है स्विच ऑन स्विच ऑफ करते थे, और अगर कोई अंग्रेजी क्लास में हिंदी बोलता पाया गया तो उसको पनिशमेंट मिलती थी, एंड वाइस वर्सा। तो हमको नहीं मिलती थी ऑफिशियली, पर मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी वो डिक्शनरी, और वो मुझे बहुत साथ देती थी, क्योंकि मेरा कुछ सोचना ही अंग्रेजी में हो गया था, तो वो मुझे हिंदी वर्ड्स ढूंढने पड़ते थे अक्सर। वो आम बोलचाल, मैं आम बोलचाल तो कर लेती थी हिंदी में, पर मुझे कुछ कठिन शब्द चाहिए या मैं कहीं अटक जाती थी। अब वो जो बड़े बड़े वर्ड्स आ जाते थे इंग्लिश में, उसका हिंदी क्या है मुझे नहीं पता था। तो वैसे तो मेरी मम्मी चलती फिरती डिक्शनरी थी, मम्मियाँ चलती फिरती डिक्शनरी ही होती हैं, तो उनसे पूछ लिया करती थी, पर वो बेनेवोलेंट वगैरह वर्ड आ जाता था तो मुझे भी भार्गव डिक्शनरी का सहायता मुझे लगता है कि जो भार्गव डिक्शनरी और जो अपने पास, मेरे पास एक रीडर्स डाइजेस्ट की बहुत अच्छी यूनिवर्सल डिक्शनरी अभी भी है, तो वो डिक्शनरीज जो होती थी ना, वो ये गूगल ट्रांसलेट से बेटर होती थी। बिल्कुल, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट में आपको हमेशा सही अनुवाद नहीं मिलता, उसमें जो मिलता था वो सही होता था। जिसमें आपको 3-4 मिलेंगे, उसमें से भी आपको अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा कि वो कौन सा वर्ड सही है,
हर वर्ड का अलग सेंस में अलग मतलब होता है, तो आई सही थिंक कहा। डिक्शनरी वाज अ बेटर टूल। ओके, जी। तो आप श्वेता का कहना है वो एआई टूल को बिल्कुल यूज नहीं करेगी। जूही, नहीं, आप बिल्कुल मैं करेंगी कसम नहीं एआई खा रही टूल? हूँ। हाँ, यानी अभी लग रहा है, आज से 1 साल बाद कुछ बदल भी सकता है। जी, मीन्स बिल्कुल, इसी पे आ रही है। आज से समझिए 1.5 साल पहले हमने कहाँ सोचा था कि कंटेंट राइटिंग हम छोटा मोटा चैट जीपीटी से करवा लेंगे। अब करवाते हैं प्रेसी राइटिंग। हमको कोई इतना कसम बड़ा नहीं खाई है कि आर्ट नहीं करना माना है। जाता था कि 1/3 में कन्वर्ट करना है, एग्जैक्टली 300 शब्द का पूरा आपको ऐसे दिया गया है, उसको 100 शब्द में करना है। तो हमारे पास तो कोई टूल नहीं हुआ करता था, हम करते थे, परंतु ये सब आ गया है तो उस काम को हम कभी कभी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे बिल्कुल, सकते। कभी व्हाई नॉट, बिल्कुल हम लोग ओपन है, वो कोई समय कसम नहीं के खाई है। अनुसार हमको बदलना पड़ता है, एडेप्टेबिलिटी जिसमें नहीं रहती, चाहे वो ट्रांसलेशन में हो, लेखन में हो, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में हो। जो अडेप्टेबल नहीं होता है वो कहीं ना कहीं जिंदगी की आगे पीछे रह जाते नहीं हैं। बढ़ता, जिंदगी की दौड़ में पीछे छूट जाता है। परंतु उसकी भी अपनी जगह होती है, ऐसा नहीं कि उसकी नहीं होती। नहीं नहीं, तो करते ही है अब पहले। तो अब जूही से ये प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि आपका क्या कहना है, चैट जीपीटी या डीप सीक या जितने आजकल टूल्स आए हैं? तो मैम, जैसे क्योंकि मैं दोनों वर्गों से आती हूँ, मैं टेक्नोलॉजी से भी आती हूँ और मेरे जो कॉलीग्स हैं वो खुद एआई बना रहे हैं, उनके ही प्रोडक्ट्स बना इसलिए रहे हैं। मैंने ये प्रश्न तो सबसे आखिरी में आपसे पूछा। जी, तो क्योंकि मैं आईटी के क्षेत्र से आती हूँ, तो वहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, या मैं कुछ मेरे परिवार में कोई है जो एक ट्रांसलेशन की बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े अच्छे पद पर है, तो वहाँ पर वो ट्रांसलेशन को ही यूज करते हैं, मतलब उनका प्रोजेक्ट ही ट्रांसलेशन पे चलता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि टेक्नोलॉजी से हम दूर तो नहीं रह पाएंगे, चाहे इजी ट्रांसलेट या गूगल ट्रांसलेट, जैसे कि मैम ने बताया, जो हम लोग ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं। शो के थोड़े देर पहले मैंने फराज साहब की एक गजल का एक शेर था, एक शेर था, वो मैंने को पायलट को पूछा, तो ट्रांसलेट करके दिया, बट एक लिटरल ट्रांसलेशन मुझे मिला। मुझे लगता है जितना ये फीड होता जाएगा, एआई उतनी अच्छी मदद हमारी कर पाएगा। मैं करना चाहूंगी डेफिनेटली, क्योंकि अगर टाइम बच रहा है, समय बच रहा है और कुछ अच्छा उसका उपयोग हो पा रहा है तो क्यों नहीं। पर हाँ, ह्यूमन टच, उसको बार बार उसकी ब्रेविटी को देखना, उसके लिए ट्रांसलेशन में चाहिए कि वो दोनों भाषाओं का अच्छा जानकार हो और लेखक क्या कहना चाहता है या कवि क्या कहना चाहता है, उसकी उसको अपनी समझ हो। दैट कैन कम एज अ हैंड। अभी वो तो वही है कि सिलबट्टे की चटनी का स्वाद अलग होता है, पर अगर Exactly. रोजमर्रा ये की चीज लाइफ मैं में भी करने सिलबट्टा वाली नहीं थी। यूज करना है। जी बिल्कुल। जी पहले जी पहले कहते थे, ये भी एक जिद थी कि नहीं, मिक्सी नहीं यूज करना है, हाथ के उसके जी स्वाद आता है, इसी लेकिन पे अब तो करने पूरी लगे हम लोग। मिसेस फिल्म बन गई भाई। इसी जी पे तो पूरी फिल्म करने बन लगे गई। हम लोग भी, पूरी अब मूवी ऐसे बन गई, पूरी वन मूवी डे, बन गई उसके यस। ऊपर। और मूवीज भी तो ट्रांसलेशन हो रही है। और एक पॉइंट, जैसे कि मैंने कंपनियों के बारे में बताया कि अगर कोई ट्रांसलेशन एज अ करियर लेना चाहता है टेक्नोलॉजी में, तो काफी कंपनियां हैं जो ट्रांसलेटर्स को रिक्रूट कर रही हैं और उनको टूल्स और टेक्नोलॉजीज भी दे प्रोवाइड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के लिखना है। अगर आप कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप अच्छी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी कैसे रीच आउट करना है। क्योंकि ये ना मैम, बॉर्डर्स को डिसॉल्व करने वाली चीज है। अनुवाद को हमने बहुत छोटा समझा है, पर अनुवाद की वजह से जो दुनिया है वो बहुत नजदीक आ जाती है। जैसे कि मैम रशियन लिटरेचर कर रही हैं, या हम लोगों ने चेकऑफ पढ़ा है, वोस्की पढ़ा है, फिर गेब्रियल पढ़ा है, कुछ भी, मतलब मेक्सिको का बंदा है वो लिख रहा है, हम यहाँ पे इंडिया में पढ़ रहे हैं। और जो भी हम लोगों ने इतनी नॉवेल्स, जिस भाषा को हम नहीं जानते उसमें हमने पढ़ी है, या वो स्टोरीज, पोएम्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सोच की बहुत बड़ा होराइजन ओपन हो जाता है। तो ट्रांसलेशन, अनुवादक, काव्य का हो या ट्रांसलिटरेशन हो, बहुत अच्छी विधा है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से आती हूँ तो बिल्कुल एआई टूल्स यूज होंगे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं, पूरे पूरे टूल्स बनने लगे हैं। ह्यूमन टच मुझे लगेगा कि होता जाएगा। ह्यूमन टच आ नहीं पाएगा क्योंकि वो भावनात्मक
जो चीज है वो मशीन शायद नहीं कर पाएगी, पर इट इज लेट्स वेट एंड वॉच वाली बात है। एक 10 साल के बाद वो मॉन्स्टर कितना बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे जो हम फीड कर रहे हैं, जैसे आज मैंने एक शेर डाला, अगर वही फराज साहब का पूरा लिटरेचर मैं उसे फीड कर दूं, शायद वो उतना एक इक्विप हो जाए, उस पर प्रभुत्व पा ले कि वो अगली बार जब मैं किसी और का डालूं तो अच्छे से ट्रांसलेट कर पाए। तो मैं तो करना चाहूंगी मैम, उससे पहले हमें उसको सिखाना पड़ेगा। नहीं जी मैम वही चल रहा है। ट्रेनिंग हम जो प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, अभी जो हमारी बातचीत चल रही है, अगर ये रिकॉर्डेड वीडियो है और जो ट्रांसक्रिप्ट या कमेंट्स हमारे दिख रहे हैं, वही ये रिकॉर्ड करता है। जब अगली बार जब होगा तो इसे पता है कि जब 4 लोग बातचीत कर रहे हैं तो कैसे दिखाया जाए उसको। तो वी आर इन अ वे गिविंग इट द इनपुट ऑलरेडी। यस एग्जैक्टली। तो ये अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है और इसको हमको अपनाना होगा। कितना अपनाना है वो डिपेंड करता है, क्योंकि आज भी एआई टूल जो हमको पेंटिंग या फोटो देता है, उससे कई गुना अच्छी हम फोटो खुद खींच लेते हैं या पेंटिंग हम खुद बना लेते हैं, और उसमें हमारे एक अपना पर्सनल टच होता है। वो पोएम्स बहुत बना के देता है और सबके इसमें से कॉपी पेस्ट कुछ करके जो है वो बना देता है। तो वो कविता में वो चीज नहीं होती जो जूही लिख सकती है या नित्या लिख सकती है या मैं लिख सकती हूँ। तो इसलिए वो भी एक हमारा एक पैनल डिस्कशन हुआ था पुणे लिटफेस्ट में, उसमें कहा गया था कि एआई भी एक और कवि है। तो मैं इसी तरह वो एक और कवि है, एक और ट्रांसलेटर है, एक और पेंटर है, एक और फोटोग्राफर है। तो वो बस हमारे जैसा ही है। हाँ, उसको ज्यादा इनपुट से उसकी ट्रेनिंग फास्ट है तो वो जल्दी बड़ा होगा। अब कितना बड़ा होता है वो तो वक्त बताएगा। कि हम लोग उससे हेल्प ले सकते हैं, उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। जी हम लोग उससे मदद हमें ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए, पर उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। डिपेंड तो अपनी बुद्धि और अपने दिल पे ही करेंगे। बिल्कुल। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज मेरी कोई अनुवाद की हुई पुस्तक पढ़ें और मुझे बताएं, क्योंकि मुझे रिव्यूज नहीं मिलते। कभी कोई पढ़ते, घर के लोग ही नहीं पढ़ते, पढ़ता कौन है आजकल? घर के किसी के नहीं पढ़ते मैम, डोंट वरी। हाँ एग्जैक्टली, घर के किसी के भी घर के नहीं पढ़ते। वही तो रैक पे लाइन से लगी हुई 60 किताबें, लेकिन उनमें कुछ रिव्यू मिलता नहीं। तो कभी मौका लगे तो पढ़िए और मुझे रिव्यू दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो आज का जो हमारा पैनल डिस्कशन रहा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें समझ में आई, बहुत सारा आपके दिलों में घुस के, एआई की तरह आपके राइटिंग में घुस के नहीं, आपके दिलों में घुस के मैंने झांकने की कोशिश की और समझा कि किस तरह एक ट्रांसलेटर का चयन करना चाहिए, ट्रांसलेटर के एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, उनकी भावनाएं क्या होती है, उनकी चाहत क्या होती है। तो बहुत ही हमारा अच्छा डिस्कशन रहा ये, जो मुझे लगता है काफी लोगों को हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम अपनी बातों को विराम देना चाहेंगे और फिर मिलेंगे किसी और सेशन में। तब तक के लिए हमारे दर्शकों को धन्यवाद। आप सब जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही जुड़ते रहिए, क्योंकि हम ऐसे सेशंस करते रहेंगे अलग अलग विषयों पे। तो आप हमसे जुड़े और हम खुश हो जाएंगे, बस और क्या। और जिंदगी यही तो है, मुस्कुराना और आगे बढ़ना। धन्यवाद। मैं शो एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।